हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मोलिकुलर स्पेक्ट्रा की क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे थे और उसमें जून 2019 तक के क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे लास्ट वीडियो में। आज की वीडियो में उससे आगे के क्वेश्चंस हम देखेंगे और कुछ लेजर के क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो एक क्वेश्चन जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा से है, जो अपना रह गया था एटॉमिक स्पेक्ट्रा करते टाइम, वो क्वेश्चन है अपना जो दिसंबर 2019 में आया था। द मीन काइनेटिक एनर्जी पर एटम इन ए सोडियम वेपर लैम्प इज 0.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गिवन दैट द मास ऑफ सोडियम इज अप्रोक्सीमेटली 22.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द रेशियो ऑफ डॉपलर विड्थ टू एन ऑप्टिकल लाइन टू इट्स सेंट्रल फ्रीक्वेंसी इज। तो आपको क्या बताना है यहाँ पे कि डॉपलर विड्थ का रेशियो बताना है सेंट्रल फ्रीक्वेंसी से। और गिवन क्या है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि आपको गिवन क्या है। मीन काइनेटिक एनर्जी गिवन है सोडियम की। मीन काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ एम वी एवरेज का स्क्वायर। और वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, 8 RT/πm। इसका क्या होता है, स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इनटू में m इनटू में हाफ। ये अपने पास है मीन काइनेटिक एनर्जी सोडियम एटम की, जिसकी वैल्यू आपको गिवन है 0.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। अच्छा, उसके बाद आपको गिवन है मास ऑफ सोडियम इज अप्रोक्सीमेटली, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है। इसका मतलब क्या है, सोडियम की रेस्ट मास एनर्जी आपको गिवन है। तो आपको क्या गिवन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, मतलब mc² गिवन है। और वो कितनी वैल्यू है, 22.5 × 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अब बात आती है कि आपसे पूछा है डॉपलर विड्थ ऑफ एन ऑप्टिकल लाइन टू द सेंट्रल फ्रीक्वेंसी, मतलब डेल्टा न्यू, जो डॉपलर विड्थ हम निकालते हैं, डिवाइडेड बाई न्यू नोट आपसे पूछा है। तो डॉपलर विड्थ का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है, न्यू नोट इंटू 1.67 कॉन्स्टेंट होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट RT/mc², ये फॉर्मूला होता है। और एक डॉपलर विड्थ का क्वेश्चन हमने पहले भी सोल्व किया था, तो उसमें हमने बोला था कि जो डॉपलर विड्थ या डॉपलर ब्रॉडनिंग हम बोले तो R और mc² जो थे वो हमने R और c² हमने इस कांस्टेंट के साथ ले लिए थे वैल्यू, और वहाँ पे कांस्टेंट अपना चेंज हो गया था। हमने क्या देखा था कि प्रोपोर्शनल है √T/m के, जहाँ पे m जो था वो मास था एटॉमिक यूनिट में, AMU में। ठीक है। तो वो फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। मोर प्रिसाइजली अगर ये फॉर्मूला आप याद रखते हो और R और c² की वैल्यू पुट करते हो तो वो फॉर्मूला अपना बनता ही है। ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका रहेगा, क्योंकि वो हम यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, मीन काइनेटिक एनर्जी और mc² की वैल्यू गिवन। तो डायरेक्टली ये वैल्यूज पुट करना ईजी रहेगा, बजाय कि हम वो फॉर्मूला यूज करें √T/m। तो वहाँ पे यहाँ पे हमें T और m की वैल्यूज नहीं गिवन, वो हमें निकालनी पड़ेंगी, जो कि मुश्किल टास्क होगी। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है। अब वैल्यूज पुट करो, हमें क्या चाहिए, RT और mc²। mc² तो आपको गिवन है, RT हम यहाँ से निकालेंगे, पाई से m से m कैंसिल होगा, 2 से 8 कैंसिल होगा 4 टाइम्स। तो वैल्यू क्या आ रही है, 4RT/π, और उसकी वैल्यू हमें गिवन है 0.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो RT की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.33 × π/4। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। आपसे पूछा क्या है, डेल्टा न्यू/न्यू नोट 1.67 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ RT की वैल्यू होगी 0.33 × π/4 एंड mc² की वैल्यू है 22.5 × 10⁹ यूनिट चेक कर लेना, ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, यूनिट लेस होनी चाहिए। ये यूनिट आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यूनिट का ज़रूर से ध्यान रखना, क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाती है कई बार।
तो आप इसको सोल्व करते हो तो वैल्यू आपकी आती है 7.9 इंटू 10⁻⁻6। तो ऑप्शन से मैच करोगे तो जो बेस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मोलिकुलर स्पेक्ट्रा का है। इन ए स्पेक्ट्रम रिजल्टिंग फ्रॉम ब्राह्मण स्कैटरिंग, let IR denote the intensity of Rayleigh scattering and IS and IAS denote the most intense Stokes line and the most intense anti-Stokes line respectively। तो हमें बताना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ दीज इंटेंसिटी इज। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा जब हम पढ़ते हैं, रमन स्पेक्ट्रा, तो उसमें जो रेलेग स्कैटरिंग के कोरस्पॉन्ड जो लाइन होगी, जिसको हम रेलेग लाइन बोलते हैं या एक्साइटिंग लाइन होते हैं, उसकी इंटेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद जो स्टोक लाइन जो लोअर फ्रीक्वेंसी साइड होती है उसकी इंटेंसिटी होती है, और सबसे कम इंटेंसिटी होती है एंटी स्टोक लाइन की। मैंने जब फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें ये बताया था कि जो स्टोक लाइन है उसकी इंटेंसिटी एंटी स्टोक लाइन से ज़्यादा होती है। तो ये आप ध्यान रखो, ऑप्शन से मैच करोगे तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नवंबर 2020 में आया था। द अब्जॉर्प्शन लाइन अराइजिंग फ्रॉम प्योर रोटेशनल इफेक्ट्स ऑफ HCl आर ऑब्जर्व्ड एट एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ HCl मोलिक्यूल इज। और यहाँ पे यूनिट आपको दे रखी है कि h क्रॉस 2πc की जगह पे हम ये वैल्यू यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, सबसे पहले तो गिवन भी है कि प्योर रोटेशनल इफेक्ट है। वैसे भी HCl मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है, तो वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमें देगा। और रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए अब्जॉर्प्शन लाइंस आपको गिवन है, उनका डिफरेंस आप निकाल सकते हो। आपको पता है रोटेशनल स्पेक्ट्रा में अगर हम देखते हैं सभी लाइंस का डिफरेंस जो है, स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिल रही हैं, उनका डिफरेंस होता है 2b। कैसे निकालते हैं, j इज इक्वल टू 0, j इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 2, j इज इक्वल टू 3, इस टाइप से अपने रोटेशनल लेवल्स होंगे, ठीक है। j इज इक्वल टू 0, एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2I j इंटू j प्लस 1, ठीक है। और ये होगा जूल में अपना, अगर यूनिट हम जूल के अकॉर्डिंग पुट करते हैं तो, या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो वैल्यूज पुट करोगे, j इज इक्वल टू 0 के कोरस्पॉन्ड एनर्जी होगी 0, और j इज इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्ड जो एनर्जी होगी वो होगी h क्रॉस स्क्वायर अपॉन I। एंड यहाँ पे एनर्जी अगर हम 2b की फॉर्म में लिखते हैं तो हम लिखेंगे न्यू बार की टर्म्स में, वो होगा E अपॉन HC। तो फॉर्मूला अपना आएगा h अपॉन 8π स्क्वायर IC j इंटू j प्लस 1। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट जो है उसको हमने नाम दिया है रोटेशनल कांस्टेंट b का। तो न्यू बार की टर्म्स में फॉर्मूला होगा bj इंटू j प्लस 1 पर सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि न्यू बार हम लिख रहे हैं तो पर सेंटीमीटर यूनिट लेके चलेंगे। तो डिफरेंस अगर आप देखते तो यहाँ पे आता है 2b, यहाँ पे आता है 4b, यहाँ पे आता है अपना, यहाँ पे आता है 6b, और यहाँ पे आएगा 12। देख लेना निकाल के जो भी वैल्यूज अपनी आती हैं। तो एक अब्जॉर्प्शन लाइन ये होगी जिसका डिफरेंस है, स्पेक्ट्रल लाइन यहाँ पे मिलेगी। दूसरी अब्जॉर्प्शन लाइन जिसका डिफरेंस तो 2b है, दूसरी अब्जॉर्प्शन लाइन मिलेगी हमें यहाँ पे, इसका डिफरेंस होगा 4b। तो ये स्पेक्ट्रल लाइन 2b पे हमें मिल रही है, दूसरी हमें मिल रही है 4b पे। तीसरी स्पेक्ट्रल लाइन जो हमें मिलेगी 12b ही है यहाँ पे, वो 6b डिफरेंस पे मिलेगी, तो ये 6b पे मिलेगी। तो इन स्पेक्ट्रल लाइंस का जो डिफरेंस होता है वो होता है 2b। रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा सा बता दिया है। एनर्जी ये होती है पर सेंटीमीटर में, ये लिखेंगे b रोटेशनल कांस्टेंट, और रोटेशनल कांस्टेंट की टर्म्स में जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिलती हैं उनकी पोजीशन होगी 0, 2b, 4b, 6b, 12b, इस टाइप से। लेकिन स्पेक्ट्रल लाइंस का डिफरेंस जो होता है वो कितना होता है, 2b का होता है, कांस्टेंट होता है,
तो यहाँ पे आपको एब्जॉर्प्शन लाइन का दिखा रखा है, क्या डिफरेंस ही दिखा रखा है, क्योंकि सिमिलर सा डिफरेंस दिखेगा। तो वैल्यू आपको 2b की गिवन है। यहाँ पे 2b की वैल्यू कैसे निकालोगे, पोजीशन एक लाइन की दूसरी लाइन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 2b की वैल्यू आएगी। 2b की वैल्यू है आपके पास 83। 2b की वैल्यू नहीं आई, ये पोजीशन जो है फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन की वो आपको गिवन है 83.03 पर सेंटीमीटर। दूसरी स्पेक्ट्रल लाइन जो ऑब्जर्व हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, 103.73 पर सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व हो रही है उसकी पोजीशन है 124.30 पर सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, डिफरेंस निकालोगे, वो हमें क्या वैल्यू बताएगा, 2b। तो 2b की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो वैल्यू कितनी आती है हमारे पास 20.7 पर सेंटीमीटर। नेक्स्ट डिफरेंस जो हम निकालते हैं वो कितना आता है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कितनी आती है हमारे पास 7 और 124.3 है। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करते हैं 20.57 पर सेंटीमीटर। नेक्स्ट 2b हम निकाल सकते हैं तो वो क्या आएगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप 2b की वैल्यू निकालोगे। जितनी भी 2b की वैल्यूज हमारे पास आती हैं उनका हमें क्या लेना है, मीन लेना है। मीन लेने के बाद अपने पास जो 2b की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, फाइनल वैल्यू होगी। आपको निकालना क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से आप देख सकते हो कि रोटेशनल लेवल जो है, रोटेशनल कांस्टेंट वो क्या है, b = h/8π²IC। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, h/8π²b × c। तो यहाँ से b की वैल्यू निकलेगी, मेन वैल्यू यहाँ पे पुट करना। h आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट है, c की वैल्यू आपको पता है। और ध्यान रखना ये जो वैल्यू आपकी आ रही है ये पर सेंटीमीटर में आ रही है। तो आपको और ऑप्शन में जो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है वो मीटर में गिवन है, तो इसको कन्वर्ट करना आप मीटर में, ठीक है। उसके बाद h×2πc की वैल्यू आपको गिवन ही है। h/8π²c को अगर आप लिखो तो हम कैसे लिखेंगे, h×4πc, ठीक है। और h×2πc की वैल्यू आपको गिवन है। 2π तो h के साथ आ जाएगा तो h× बचेगा एंड 8πc अपने पास है तो उसमें से कितना बचता है, 4πc। 2πc की वैल्यू पुट करना, b की वैल्यू पुट करना और एक डिवाइड में रहेगा 2, तो उसे निकालते हो आप तो आपकी क्या वैल्यू आती है वो देख लेना। मेरे ख्याल से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.8 × 10⁻⁻47 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना इस यूनिट को आपको मीटर में लेना है क्योंकि ऑप्शन में आपको किलोग्राम मीटर स्क्वायर में गिवन है, ठीक है। कैलकुलेशन ही है, बाकी जो आपको याद रखना था वो मैंने बता दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलिकुलर स्पेक्ट्रा में और एटॉमिक स्पेक्ट्रा में एएमपी में जो खास बात क्या है कि याद रखने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, फॉर्मूलाज ज़्यादा हैं और उनका कोई सोल्यूशन नहीं, वो आपको याद ही रखने पड़ेंगे। याद रखोगे तो बेटर रहेगा, बजाय कि हम ये निकालें कि फॉर्मूला कहाँ से जनरेट हुआ, उसके बाद भी हमें याद ही रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सितंबर 2022 में आया था, द रमन रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज ऑब्जर्व्ड यूजिंग एन इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ वेव नंबर 12500 per centimeter. In the first shifted band, the wave number of the observed line in per centimeter are 10, 150, 10, 158, 10, 170, 10, 182 and 10, 190. The values of vibrational frequency and rotational constant in per centimeter respectively are. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, इंसिडेंट रेडिएशन का वेव नंबर आपको गिवन है, मतलब जो लैम्डा इंसिडेंट होगा
उसके कोरस्पॉन्ड जो वेव नंबर आएगा वो 1/ν से, या फिर अगर मैं लिखूँ न्यू बार क्या होगा 1/λ इंसिडेंट, वो आपको गिवन है कितना 1250/500 पर सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे बात हम कर रहे हैं रमन रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम की। तो रमन रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा हम पढ़ते हैं तो बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, अब तो आपको आई होप याद भी हो गया होगा। फर्स्ट जो स्ट्रोक और एंटी स्ट्रोक लाइन का डिफरेंस होता है वो होता है 6B, नेक्स्ट का होता है 4B, इस साइड में भी इस साइड में भी। ठीक है, फॉर्मूला भी मैंने बताया था क्या होता है 4BJ + 3/2, जो आपको याद रखना है रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा के लिए, रमन रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए। तो ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है कि फर्स्ट शिफ्टेड बैंड वेव नंबर ऑब्जर्व इन पर सेंटीमीटर, ये ऑब्जर्व हो रहे हैं, इस टाइप से बैंड अपने ऑब्जर्व हो रहे हैं। तो जो आपके पर सेंटीमीटर में गिवन है वहाँ से आप अंदाज़ा लगाओगे। देखो फर्स्ट बैंड के बीच में जो डिफरेंस है वेव नंबर का वो कितने का है 8 का, दूसरे और तीसरे के बीच में हम देखें तो वो कितने का है 12 का है, और तीसरे और चौथे के बीच में भी हम देखते हैं तो वो है 12 का, और नेक्स्ट है 8 का। तो आपसे किस टाइप से गिवन होगा कि जो मिडल लाइन है उससे जो डिफरेंस है 12, 12, 8, 8 इस टाइप से होगा। तो ये देखो तो आपको किस टाइप से दिख रहा है कि 6B की वैल्यू जो है वो 12 है। तो यहाँ पे जो एक्साइटिंग लाइन होगी वो क्या होगी, बीच वाली होगी। इनमें से बीच वाली लाइन कौन सी है 10, 170, क्योंकि इससे इस वेव नंबर का डिफरेंस भी 12 है, इससे इसका भी डिफरेंस क्या है 12 है। ठीक है, तो जो 10, 170 वाली लाइन है वो अपनी है एक्साइटिंग लाइन, और यहाँ से 12B पे अपने को फर्स्ट स्ट्रोक लाइन मिलेगी, वो कितने पे मिलेगी 10, 158 पे, ये मिल रही है 10, 150 पे। तो डिफरेंस है अपना 6B का। तो 6B की वैल्यू आपको पता है यहाँ से 12 पर सेंटीमीटर, तो B की वैल्यू आप निकाल सकते हो कितनी आएगी 2 पर सेंटीमीटर। वैल्यू ऑफ रोटेशनल कांस्टेंट इन पर सेंटीमीटर क्या आएगी 2 आएगी। C और D ऑप्शन तो हो गए इनकरेक्ट। अब अपने को A और B में देखना है कि क्या आएगा। तो फर्स्ट यहाँ पे जो एक्साइटिंग लाइन अपने को दिख रही है रेलेग लाइन, वो दिख रही है 10, 170 पर सेंटीमीटर पे, और जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसका वेव नंबर आपको गिवन है इतना। तो रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा से तो इस टाइप के स्पेक्ट्रा अपना बनता है। जो डिफरेंस आया इंसिडेंट और एक्साइटिंग में वो कितने का आया, और वो किस वजह से आएगा, वाइब्रेशनल की वजह से आएगा। तो वो हम निकाल लेंगे कि वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी जो है वैल्यू वो कितनी आएगी। 12,500 में से 10,170 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितनी वैल्यू आती है 0.332 पर सेंटीमीटर। ये जो डिफरेंस अपना आ रहा है वो क्या बता रहा है, वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी, और वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी किस में, पर सेंटीमीटर में। तो ऑप्शन से मैच करोगे तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो जून 2023 में आया था। लेट द सेपरेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट स्ट्रोक एंड फर्स्ट एंटी स्ट्रोक लाइन्स इन द प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम of the hydrogen molecule be del nu H2 while the corresponding quantity for D2 is del nu D2. The ratio of del nu H2 upon del nu D2 is। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी जो फर्स्ट स्ट्रोक एंड एंटी स्ट्रोक लाइन इन ए प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा में जो स्ट्रोक और एंटी स्ट्रोक लाइन होती बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ, अब ज़रूरत नहीं है। तो जो रोटेशनल कांस्टेंट है वो B से जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो B की वैल्यू अपनी क्या है H/8π²IC। ठीक है, तो आपको बताना है फ्रीक्वेंसी का रेशियो डेल्टा न्यू H2 के लिए अपॉन डेल्टा न्यू D2 के लिए।
तो वो कितना होगा, फर्स्ट स्ट्रोक और फर्स्ट एंटी स्ट्रोक का 6b होता है, 6b इधर होता है, तो रेशियो जो आता है वो क्या आएगा, b/b' से हम लिख लेते हैं, क्योंकि d2 को हम क्या ले, d2 के लिए जो रोटेशनल कांस्टेंट होगा उसको हमने लिखा है b' से, ठीक है। तो ये रेशियो आपको बताना है, आपको b और b' की वैल्यू तो पता नहीं, कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले में डिफरेंस किसका है, I का ही है, ठीक है। तो I में भी, I को हम कैसे लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को μr², और r की वैल्यू क्योंकि गिवन नहीं है तो सेम ही होगी दोनों के लिए। तो डिफरेंस यहाँ पे भी किसका आया, म्यू का आया। तो B जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिड्यूस्ड मास के। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे तो लिखेंगे रिड्यूस्ड मास ऑफ D2 एंड रिड्यूस्ड मास ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल, ठीक है। तो रिड्यूस्ड मास हाइड्रोजन मोलिक्यूल का निकालें हम तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, MP, यहाँ पे दो अपने पास क्या है, हाइड्रोजन एटम है हाइड्रोजन मोलिक्यूल में, MP + MP, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आएगी MP/2। म्यू अगर ड्यूटेरियम एटम के लिए हम निकालें तो क्या आएगा, 2MP इंटू में 2MP। ड्यूटेरियम एटम में एक प्रोटॉन होगा एक न्यूट्रॉन होगा, मास अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है तो MP से ही लेके चलेंगे, 2MP + 2MP। तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मूला 4MP²/4MP, तो वैल्यू आ रही है MP, ठीक है। तो आप वैल्यूज पुट करोगे तो क्या रेशियो अपना आ रहा है, μ' की वैल्यू है MP और म्यू की वैल्यू है MP/2, तो ये कैंसिल आउट हो गया, रेशियो जो आएगा वो कितना आएगा, 2। जो सेकंड लास्ट ऑप्शन होगा वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ऐसा कुछ था तो नहीं क्वेश्चन में वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो जून 2024 में आया था, रोटेशनल एनर्जी ऑफ ए मोलिक्यूल इन द एंगुलर मोमेंटा स्टेट J इज गिवन बाय, आपको पता है ये वैल्यू होती है, वेयर I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मोलिक्यूल, द प्रोबेबिलिटी दैट द मोलिक्यूल विल बी इन इट्स ग्राउंड स्टेट एट टेम्परेचर T, और आपको गिवन है कि KBT जो है वो ग्रेटर है H×2I से। वैसे देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस जो हम सोल्व करते हैं वो किस में करते हैं, क्वांटम में, कि प्रोबेबिलिटी बतानी है कि मॉलिक्यूल होगा ग्राउंड स्टेट में। तो कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इन द ग्राउंड स्टेट कैसे लिखते हैं हम, कि यहाँ पे एनर्जी देखेंगे ग्राउंड स्टेट की और यहाँ पे टोटल एनर्जी देखेंगे हम, और प्रोबेबिलिटी देखते हैं तो अपने पास क्या आता है, GI डीजेनरेसी इंटू में e⁻⁻βEI। पॉपुलेशन अगर किसी भी स्टेट की हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला आपको पता होगा, हमने पढ़ा है एटॉमिक में कि N2/N1 अगर हम देखें तो उसका फॉर्मूला होता है डीजेनरेसी, 2J+1 से हम लिख लेंगे। यहाँ पे अगर ग्राउंड स्टेट है और ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है या कोई भी एक्साइटेड स्टेट है तो उसके लिए होगा 2J+1, या फिर मैं लिखूँ इसको डीजेनरेसी से GI, किसी भी स्टेट की डीजेनरेसी इंटू में e⁻⁻βEI, ये तो फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे N0 का पुट करेंगे तो EI-E0, ये वैल्यू होती है हमारे पास, ठीक है। तो ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस स्टेट। तो वही हमारे से पूछा है कि प्रोबेबिलिटी दैट द मोलिक्यूल विल बी इन इट्स ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट के लिए हम क्या देखेंगे, तो पॉपुलेशन का फॉर्मूला हम यूज करेंगे कि मोलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में हो उसके लिए क्या वैल्यू आएगी, GI ग्राउंड स्टेट के लिए एंड EI की वैल्यू ग्राउंड स्टेट के लिए। तो ग्राउंड स्टेट के लिए रोटेशनल स्पेक्ट्रम हम देख रहे हैं, यहाँ पे रोटेशनल एनर्जी आपको गिवन है। तो ग्राउंड स्टेट में J की वैल्यू क्या होगी, 0, रोटेशनल लेवल जो है 0 होगा। J की वैल्यू आप 0 पुट करोगी एनर्जी में, एनर्जी EJ की वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो फॉर्मूला होगा डीजेनरेसी हम लिखते हैं 2J+1 से, तो J की वैल्यू 0 करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, 1। तो रोटेशनल ग्राउंड स्टेट के लिए 1 इंटू में e⁻⁻βEI की वैल्यू भी क्या है, 0, तो वैल्यू हमारे पास आ रही है 1, ठीक है।
लेकिन प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है ग्राउंड स्टेट के लिए, तो फॉर्मूला अपना क्या हो जाएगा, किसी भी स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है जी आई ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई आई डिवाइड बाई समेशन। लेकिन यहाँ पे रोटेशनल लेवल्स जो हैं वो वेरी कर रहे हैं, जे इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी तक, 0 1 2 3 इस टाइप से अपनी नंबर ऑफ रोटेशनल लेवल्स हैं। और क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो भी अपना क्या है, सेम नहीं है, तो समेशन की जगह हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन का। तो 0 से इन्फिनिटी किसकी वैल्यू हो जाएगी, जे की, जी आई ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई आई डी ई आई। और डी ई आई में वेरिएबल क्या है, ई जे हम लिख रहे हैं, तो ई जे के में जे ई जो है वो जे की टर्म्स में है, तो इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू जे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये फॉर्मूला जो है वो हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी स्टेट में पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हम क्या लिखते हैं, नीचे वाली जो टर्म होती है वो अपनी बताती है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। अगर इसकी वैल्यू जो है वो 1 हो, अगर वेव फंक्शन आपको नॉर्मलाइज्ड गिवन हो तो ये वैल्यू मिलेगी 1। अगर वेव फंक्शन आपको नॉर्मलाइज नहीं गिवन है तो ये टर्म हम लेके चल रहे हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि कहाँ पे हम रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी मोलिक्यूल की इन इट्स ग्राउंड स्टेट एट टेम्परेचर T। तो मोलिक्यूल की प्रोबेबिलिटी ग्राउंड स्टेट में, तो यहाँ पे एनर्जी जो है और डीजनरेसी है वो हम ग्राउंड स्टेट की पुट करेंगे, और ये वैल्यू जो है वो वेरी करेगी क्योंकि 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो हमने क्या लिया है, इंटीग्रेशन लिया है, और एनर्जी जो डिफरेंस है वो भी अपना सेम नहीं है। फर्स्ट के लिए 0, नेक्स्ट के लिए 2b और नेक्स्ट के लिए 6b, ठीक है। तो ये वैल्यू तो हमने अभी देखी, इसकी वैल्यू आ रही है 1। तो टास्क है अपना ये वैल्यू फाइंड आउट करना। वैल्यूज पुट करो, जी आई जो होता है वो 2j + 1 होता है, इंटू में ई रेज टू पावर माइनस बीटा की वैल्यू होगी 1/kT। ई जे की वैल्यू हम पुट करेंगे h⁻² kT भी ले लेते हैं साथ में, j इंटू j + 1 dj इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये इंटीग्रेशन अगर यहाँ पे देखो आप, तो ये अगर फंक्शन हम लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे कुछ डिफ्रेंशिएशन वाली टर्म बन रही है, ठीक है। तो मैं मान लेती हूँ कि ये जो वैल्यू है अपनी वो है t, h⁻² kT, j इंटू j + 1 को हमने मान लिया t। तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये तो कांस्टेंट है 2i kT, एज इट इज डिफ्रेंशिएशन होगा इसका, और वैल्यू क्या आएगी 2j + 1 इंटू में dj इज इक्वल टू क्या होगा dt। अब लिमिट चेक करो, j इज इक्वल टू 0 है तो t की वैल्यू भी क्या है 0, j इज इक्वल टू इन्फिनिटी है तो t की वैल्यू भी क्या है इन्फिनिटी। तो लिमिट तो सेम हो जाएंगी 0 टू इन्फिनिटी। 2j + 1 dj की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, dt अपॉन दिस वैल्यू। तो ये आएगा 2i kT अपॉन h⁻² e रेज टू पावर माइनस t dt। ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसका हमें क्या करना है इंटीग्रेशन, और क्या आएगी वैल्यू e रेज टू पावर माइनस t अपॉन -1। लिमिट पुट करोगे 0 टू इन्फिनिटी, कांस्टेंट अपना बाहर है 2i kT अपॉन h⁻², ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हो, e रेज टू पावर -∞ होगा 0, माइनस साइन आएगा लोअर लिमिट का, एक माइनस यहाँ पे है तो प्लस हो जाएगा, e रेज टू पावर 0 होगा 1। तो वैल्यू आ रही है 2i kT अपॉन h⁻², ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो क्या आएगा 2i kT अपॉन h⁻²। तो ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इन द ग्राउंड स्टेट। तो ऑप्शन से आप मैच करते हो तो जो सी ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आंसर की में आपका ये ऑप्शन करेक्ट गिवन है। मैंने तो काफ़ी तरीके से क्वेश्चंस को ट्राई किया लेकिन ये आंसर अपना नहीं बन रहा, और वैसे भी देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी हम इसी तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो सोल्व करेंगे तो सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा के क्वेश्चन अपने यहीं पे ख़त्म होते हैं।